फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल या चतुष्फल के रूप में पाया जाता है और यह टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में होता है, मतलब एक फॉस्फोरस अन्य 4 फॉस्फोरस परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ये आपस में जुड़कर एक नेटवर्क जैसी संरचना का निर्माण करते हैं और यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। फॉस्फोरस के मुख्य रूप से 4 अपरूप हम प्रकृति में देख पाते हैं: बैंगनी फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, सफ़ेद फॉस्फोरस और काला फॉस्फोरस। ये आपस में मिलकर फॉस्फोरस के जो ये P4 टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये आपस में जुड़कर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। यदि हम इसकी तुलना नाइट्रोजन से करें तो नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है, जबकि फॉस्फोरस चतुपरमाणुक होता है। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि नाइट्रोजन बहुत छोटा होता है आकार में, विद्युत ऋणात्मकता इसकी अधिक होती है, और नाइट्रोजन में हम देखते हैं कि पी बहुबंध या त्रिबंध पाया जाता है, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन के जो प्रत्येक अणु होते हैं वो आपस में वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वान डेर वाल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जबकि फॉस्फोरस का आकार बड़ा होता है नाइट्रोजन से, इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी कम होती है, और फॉस्फोरस जो है वो चतुष्फलकी अणु है, अर्थात प्रत्येक फॉस्फोरस चारों कोनों पर रहते हैं, मतलब एक फॉस्फोरस अन्य 3 फॉस्फोरस से एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसमें पी पाई बहुबंध बनाने की क्षमता भी कम होती है। तो यह सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यहाँ पर कोई भी बहुबंध का निर्माण नहीं होता है, जैसे कि नाइट्रोजन में हुआ था। तो यहाँ पर ये जुड़कर पी पाई बॉन्ड तो यहाँ नहीं बन पा रहा है, तो ये प्रत्येक जो फॉस्फोरस है अन्य 3 फॉस्फोरस से जुड़कर एक चतुष्फल की संरचना बनाते हैं, और ये जो अणु हैं ये सभी आपस में जुड़कर एक नेटवर्क जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, और यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इन्हीं सब कारणों से फॉस्फोरस जो है वो ठोस होता है और नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन इसलिए गैस है क्योंकि नाइट्रोजन में जो बहुबंध पाया जाता है N2 के बीच में, मतलब N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो N2 के बहुत सारे अणु आपस में वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं और आपस में जुड़कर, आपस में आकर्षित होकर वह जुड़े रहते हैं, और यह गैस रूप में पाया जाता है। जबकि फॉस्फोरस में हम देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड से वो एक नेटवर्क जैसी संरचना में के तहत जुड़े होते हैं और यह एक ठोस संरचना का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन परिवार की ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता कैसी है। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ जब ये क्रिया करते हैं तो 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 एवं E2O5 प्रकार के ऑक्साइड। इन ऑक्साइडों के अम्लीय सामर्थ्य की हम तुलना करें, इनके ऑक्साइडों की जो ट्राई ऑक्साइड होते हैं, मतलब E2O3 प्रकार के जो ट्राई ऑक्साइड्स हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि अम्लीय सामर्थ्य घटता जाता है जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होगा। ये आप याद रखेंगे, विद्युत ऋणात्मकता के मान के घटने से अम्लीय सामर्थ्य भी घटता जा रहा है। उसी प्रकार हम पेंटा ऑक्साइड की तुलना करते हैं। पेंटा ऑक्साइड में भी वही है, जैसे जैसे ऋण विद्युतता का मान कम होगा वैसे वैसे अम्लीय सामर्थ्य का मान भी कम होता जाएगा। यदि हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की तुलना करें, इसके अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करें नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, जैसे 5 ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, N2O5, N2O4, N2O3, NO और N2O। यहाँ हम देखते हैं जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ता है तो अम्लीय सामर्थ्य का मान भी बढ़ता जाता है। अब हम धातुओं के प्रति इसकी क्रियाशीलता के बारे में जानते हैं कि इस परिवार के जितने भी तत्व हैं वो धातु से क्रिया करते हैं, तो कि कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था के तहत करते हैं, तो ये -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रायः दर्शाते हैं। आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन फैमिली में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर वो धातु के साथ जब क्रिया करते हैं तो सभी केसेस में आप देखिए ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये कैल्शियम के साथ, कैल्शियम एक धातु है, सोडियम धातु, जिंक धातु, मैग्नीशियम धातु, इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के जो
धातुओं के साथ क्रिया करता है और क्या बना सकता है। देखिए कैल्शियम नाइट्राइड, क्योंकि -3 ऑक्सीकरण अवस्था है, सभी में -3 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसलिए इनके नाम के आगे देखिए आइड लगा है। फॉस्फाइड, आर्सेनाइड, एंटीमोनाइड, बिस्मथाइड। यदि कैल्शियम फास्फोरस से क्रिया किया तो कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम फास्फोरस के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमनी से जिंक एंटीमोनाइड और मैग्नीशियम करेगा तो मैग्नीशियम बिस्मथाइड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्रियाशीलता का क्रम। अब इसके जो हैलाइड्स हैं, हैलोजन के साथ क्रिया किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये दो प्रकार के हैलाइड बना सकते हैं, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। ज्यादातर जो ट्राई हैलाइड होते हैं वो sp3 संकरित अवस्था में रहते हैं और ये लुईस क्षारक होते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रत्येक में हम देख रहे हैं नाइट्रोजन पर या फास्फोरस सभी में देखिए कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होती है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण इसको वो दे सकते हैं और दे सकते हैं इसलिए वो लुईस क्षार की तरह कार्य करते हैं। जो इसका MX5 प्रकार के है जो हैलाइड्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि sp3d प्रकार का संकरण होता है और इस संकरण में वे संरचना दर्शाते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, जैसे कि PCl5। यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि NX5 नहीं बनता है यहाँ पर, और इसका कारण क्या है। NX5 नहीं बनता है तो इसका कारण क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बना पा रहा है। इसका कारण क्या होगा, क्योंकि इसके पास डी कक्षक नहीं होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि नाइट्रोजन जो है पेंटा हैलाइड नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके पास डी कक्षक नहीं होते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो बिस्मथ है, बिस्मथ भी पेंटा हैलाइड नहीं बना पाता है। इसका क्या कारण होगा, बिस्मथ क्यों नहीं बना पाता है, क्योंकि बिस्मथ नीचे का तत्व है, नाइट्रोजन फैमिली में सबसे नीचे है और यहाँ पर अक्रिय युग्म प्रभाव बहुत प्रभावी है। किस प्रकार से, अक्रिय युग्म प्रभाव में क्या देखते हैं हम लोग कि जिसमें ऑक्सीकरण अवस्था, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था कम स्थायी होती है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है, यानी कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होगी +5 की तुलना में, क्योंकि वहां पर NS के 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे अक्रिय जोड़ी की तरह कार्य करते हैं। तो बिस्मथ इसी वजह से BiX5 या बिस्मथ का पेंटा हैलाइड प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। अब इसकी संरचना जो हमने देखा उसी को देखते हैं यहाँ पर कि जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं वो sp3 जनरली संकरण दर्शाते हैं और उसकी संरचना विकृत होकर पिरामिडी हो जाती है, क्योंकि सभी में हम देख रहे हैं एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर के कारण ही वह क्षारीय है, हमने देखा अभी ये लोन पेयर प्रेजेंट है इसलिए वो दूसरे को दे सकता है इलेक्ट्रॉन युग्म, इसलिए यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी संरचना वास्तव में चतुष्फल की होनी चाहिए, लेकिन विकृत होकर इसकी संरचना हो गई पिरामिडीय। इस पिरामिडीय संरचना के कारण हम देख रहे हैं, पिरामिडीय संरचना जो है ये लोन पेयर के कारण, यहाँ पर BSEPR थ्योरी अप्लाई करें तो लोन पेयर के कारण, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण जो इसका बॉन्ड एंगल है वो भी कम हो जाता है और पिरामिडीय संरचना दर्शाते हैं। जबकि जो इसके पेंटा हैलाइड्स हैं, जैसे फास्फोरस का ये पेंटा हैलाइड है, वो यहाँ पर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना दर्शाते हैं, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ये TBP लिखा है मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो गई इसकी, और ये sp3d संरचना दर्शाते हैं जिसमें हम देख रहे हैं बाइपिरामिडल शब्द लिखा है, मतलब यहाँ पर 2 90 अंश का कोण होगा और 3 यहाँ 120 अंश का कोण है। तो इस तरह से हम हैलाइड्स की संरचना को देखें तो यहाँ मुख्य क्वेश्चन बनता है कि फास्फोरस जो है वो पेंटा हैलाइड भी बना रहा है, ट्राई हैलाइड भी बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। साथ ही साथ बिस्मथ भी पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। और ये लुईस क्षारक क्यों है, तो इसका कारण है कि यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, दूसरे को ये दे सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं, अतः यह लुईस क्षार की तरह बिहेव करते हैं। अब हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन
बनाने की किस प्रकार की विधि है, नाइट्रोजन कैसे बना सकते हैं। तो नाइट्रोजन, आइए अब हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन बनाने की विधि। तो नाइट्रोजन किस प्रकार से बनता है। एक तो वायु के द्रवीकरण और प्रभाजी आसवन से भी इसका निर्माण कर सकते हैं। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन बनाने की विधि किस प्रकार से है। नाइट्रोजन को बनाने के लिए प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, उसकी क्रिया कराते हैं सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO2। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड की क्रिया से नाइट्रोजन का निर्माण होता है। यह इसकी प्रयोगशाला विधि है। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के साथ क्रिया होने पर नाइट्रोजन गैस बनती है और जल और NaCl बनता है। अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल भी बनता है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें इसे पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में से प्रवाहित करते हैं। तो अमोनियम डाइक्रोमेट के ताप यहाँ पर ये इसको दूर कर सकते हैं। नाइट्रोजन की कुछ गुण होते हैं। नाइट्रोजन कलरलेस है, रंगहीन है, गंधहीन है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक होता है। प्रकृति में इसके दो आइसोटोप्स होते हैं या समस्थानिक होते हैं, N14 और N15। समस्थानिक क्या होते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होंगे लेकिन परमाणु भार उनके अलग अलग होते हैं। इसकी जल में विलेयता बहुत कम होती है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, हिमांक है, वह भी बहुत ही कम होता है। नाइट्रोजन के कुछ गुण हैं, रासायनिक गुण। नाइट्रोजन जब लिथियम यानी धातु से क्रिया करता है तो लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। मैग्नीशियम से क्रिया करने पर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। जैसे 6Li + N2 हीट देने पर 2Li3N प्राप्त हुआ। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की क्रिया में भी हम देख रहे हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड प्राप्त हुआ। साथ ही साथ नाइट्रोजन के द्वारा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाकर नाइट्रोजन के द्वारा हम अमोनिया भी प्राप्त कर सकते हैं। अमोनिया बनाने की हैबर विधि आगे हम देखेंगे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में Fe2O3, K2O, Al2O3 लिया जाता है और ली शातेलिए प्रिंसिपल का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर प्रेशर हाई है यानी दाब हाई होता है और तापमान कम होता है। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए मोलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। अब हम अमोनिया बनाने की विधि देखते हैं। अमोनिया किस प्रकार से बन सकता है। अमोनिया यूरिया के विघटन से भी बन सकता है और वायु और मिट्टी में ये रहता ही है। जैसे ये यूरिया है, यूरिया का जब विघटन हुआ, यूरिया NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला है। जल के साथ यानी वायु में नमी, यहाँ पर इसको मिट्टी में नमी मिलती है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की जो नमी है उसके साथ यह क्रिया करता है, अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित हुआ और अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित होने के साथ साथ यहाँ पर ये अमोनियम कार्बोनेट से अपघटित होकर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। साथ ही साथ अमोनियम लवणों से भी इसको बना सकते हैं। अमोनिया गैस को अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस बनाया, जल और कैल्शियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर अमोनियम सल्फेट NaOH के साथ क्रिया करता है तो अमोनिया और जल और सोडियम सल्फेट बनता है। अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि को हम देखते हैं इस प्रकार रेखा चित्र के द्वारा। अमोनिया बनाने की हैबर विधि में ली शातेलिए सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ यानी 1 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ली शातेलिए सिद्धांत के अनुसार दाब बहुत अधिक है, यहाँ पर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या अगर पास्कल में लें तो 200 × 10⁵ पास्कल हो गया। तापमान यहाँ कम होता है, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और उत्प्रेरक के रूप में K2O, Al2
युक्त जो आयरन ऑक्साइड है यानी Fe2O3 लिया जाता है और इन उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए वर्धक या उत्साहक के रूप में मॉलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए इस पात्र में द्रव वायु से प्राप्त नाइट्रोजन गैस में आयतन के अनुसार तिगुनी भाग में हम लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन तथा यहाँ पर शुष्क और शुद्ध हाइड्रोजन लिया जाता है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसको संपीड़ित करते हैं। यहाँ पे संपीड़क में ले जाते हैं और उसको संपीड़ित करते हैं। इस संपीड़ित मिश्रण को एक कक्ष में गुजारते हैं। इस कक्ष में जो तापमान है वो लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ जो उत्प्रेरक रखा है Al2O3, K2O और आयरन ऑक्साइड। इस कक्ष से जो निकलने वाली गैसेस हैं, यहाँ देखिए ये जो गैस निकल रही है, इन गैसों में लगभग 15 से 40% तक अमोनिया होती है। ये अमोनिया गैस द्रवणित्र में प्रवाहित की जाती है। यहाँ इसको ठंडा किया जाता है। जब इन गैसेस को द्रवणित्र में प्रवाहित करते हैं, वहाँ पर ये द्रवणित्र में जाकर इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर यह द्रव अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। जो गैसेस बच जाती हैं, जिन गैसों का द्रव में परिवर्तन नहीं हो पाया है, वो गैसेस फिर से यहाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। यहाँ देखिए, और पंप की सहायता से इसको फिर से संपीड़क में लाते हैं और संपीड़क में लाने के बाद उत्प्रेरक के ऊपर फिर से प्रवाहित करते हैं और फिर अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस प्रकार अमोनिया गैस को हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन की तिगुनी मात्रा ली गई और इसको संपीड़क में लाया गया जहाँ बहुत अधिक दाब दिया गया और इसके बाद इसको एक कक्ष में ले जाया गया जहाँ उत्प्रेरक है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर उत्प्रेरक रखे हैं, साथ ही साथ उत्साहक भी है। यहाँ पर जैसे ही गैस का निर्माण होता है, इन गैसेस को द्रवणित्र में ले जाते हैं। वहाँ पर जो गैस है वह अमोनिया द्रव में परिवर्तित होता है और जो कुछ गैस बच जाती हैं उसको वापस पंप की सहायता से संपीड़क में ले जाकर फिर से कक्ष में लाते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में, और फिर से पुनः वही प्रक्रिया शुरू होती है और पुनः हम देखते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस सिद्धांत में हम देखें तो यह सिद्धांत ऊष्मा छेपी मतलब यह ली शातेलिए का सिद्धांत पर आधारित है और यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है यह ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। तापमान यहाँ पर कम होना चाहिए ली शातेली सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि दोनों ही गैस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो गैस होने के कारण यहाँ तापमान कम होना चाहिए, तभी यहाँ हमको अमोनिया की जो अपेक्षित मात्रा है वो प्राप्त हो पाती है। अब हम अमोनिया के कुछ गुण देखते हैं। अमोनिया जल में घुल जाता है और चूंकि यह दुर्बल क्षार होता है, जल में घुलकर ये देखिए हम NH4+ और OH- देता है। OH- जो भी देते हैं जल में घुलकर जलीय विलयन में वो क्षारीय होते हैं, लेकिन अमोनिया का जो विलयन होता है वह दुर्बल क्षारीय होता है। ये विभिन्न प्रकार के अमोनियम लवण बनाता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है ये ना, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके प्लेटिनम या रोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। वैसे ही अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन गैस भी बनाता है। साथ ही साथ धातु से क्रिया करता है। सोडियम धातु से अमोनिया जब क्रिया करता है तो सोडामाइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस, सोडामाइड का फॉर्मूला है NaNH2, सोडामाइड 2Na NH2+H2, इस प्रकार से यह बनता है। धातु लवण से क्रिया किस प्रकार करता है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी अमोनिया ही है, अमोनिया का ही जलीय विलयन है। जब यह FeCl3 से क्रिया करता है तो FeOH या फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर हम देखते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बना। यह जो अमोनिया है
इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यह क्या करता है, धातु आयनों के रिक्त डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और देकर संकर यौगिकों का निर्माण करता है। यही कारण है कि जैसे ही यह कॉपर के साथ क्रिया करता है, एक गहरा नीला रंग देता है। तो कॉपर के साथ जब यह संकुल का निर्माण होता है, ये बनता है टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन, या जो विलयन है उसका रंग हो जाता है गहरा नीला। इसका कारण है क्यों यह संकर निर्माण कर पाते हैं, क्योंकि अमोनिया जो है वो एक लिगेंड की भांति कार्य करता है। इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो कि कॉपर के रिक्त डी कक्षक को देकर एक संकर यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। जब भी हम प्रयोगशाला में अमोनियम का परीक्षण करते हैं तो वो परीक्षण में देखिए नेस्लर अभिकर्मक डाला जाता है। अमोनियम आयन जो है वह शून्य समूह का होता है, यानी क्षारीय मूलक की जब हम पहचान करते हैं तो क्षारीय मूलकों को शून्य समूह से छठवें समूह तक बांटा गया है। तो यहाँ जो अमोनियम है, अमोनियम मूलक की पहचान हम कैसे करेंगे, नेस्लर अभिकर्मक डालकर। नेस्लर अभिकर्मक का फॉर्मूला है K2HgI4। तो जब इसकी क्रिया कराई जाती है नेस्लर अभिकर्मक से क्षारीय अवस्था में यहाँ पर NaOH लेकर, तो यहाँ एक भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड जल बनता है और ऑक्सी डाइमर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड बनता है। ऑक्सी दो मरकरी है तो डाई मर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड ये निर्माण होता है। हेलोजन के साथ यह क्रिया करता है तो फ्लोरीन के साथ क्रिया करके अमोनियम फ्लोराइड, क्लोरीन के साथ क्रिया करने से NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और अमोनिया जब क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो यहाँ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का भी निर्माण होता है। अमोनिया के कुछ और भी लक्षण हैं। अमोनिया जैसे ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जल में परिवर्तित हुआ। यहाँ भी हमने देखा कि जब यह अमोनिया कैल्शियम सल्फेट या कार्बन डाइऑक्साइड इन सब से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी लवण का निर्माण भी ये कर सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल यानी कि अमोनिया क्षारीय गुण हो गया, नाइट्रिक अम्ल ये क्या हो गया, अम्ल नेचर का हो गया, तो इन दोनों की क्रिया से एक लवण का निर्माण हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अमोनिया लवण का निर्माण भी कर सकते हैं, मतलब वह NH4NO2, NH4Cl, NH4Br इस तरह के, जैसे HBr से क्रिया करने पर NH4Br अमोनियम ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार यह विभिन्न प्रकार के लवणों का निर्माण कर सकते हैं। फॉस्फोरस में फॉस्फीन का जो हम देखते हैं अमोनिया की तरह, जो इसका एक और हाइड्राइड है फॉस्फोरस का, वह भी इस प्रकार के लवण बना सकता है। ये देखिए यहाँ भी एक लोन पेयर है, इसलिए भी क्षारीय प्रकृति का होता है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए यह भी क्षारीय प्रकृति का होता है। अब हम अमोनिया के उपयोग देखते हैं। अमोनिया का जो उपयोग है वह बहुत अधिक है। औद्योगिक रसायन में इसका उपयोग है अमोनिया का। औद्योगिक रसायन में द्रव नाइट्रोजन का उपयोग प्रशीतन में करते हैं, धातु कर्मों में प्रयोग करते हैं और उच्च तापक्रम के माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन कमरे के तापमान पर कम क्रियाशील है। दूसरा प्रश्न है, सोडियम एजाइड पर तापीय अपघटन यदि कराते हैं तो वह क्या बनाएगा। तीसरा है कि R3PO बनेगा लेकिन R3NO नहीं बनता है, इसका क्या कारण है। तो ये नाइट्रोजन और अमोनिया के बारे में कंप्लीट हुआ आज चैप्टर।